जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। पेपर का नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। और ये जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, ये उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उससे संबंधित जो सभी कॉलेज हैं, सभी विश्वविद्यालय के लिए ये सिलेबस आपका लागू होगा 2026-27 के लिए। ठीक है ना। जैसे हो गया राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय है। और बात करें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। आपका न्यू सिलेबस है ये। ठीक है। चलिए सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यू सिलेबस 2026-27 बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। पेपर का नाम है आपके मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका पेपर कोड ECU 202F हो सकता है या फिर 201F हो सकता है। पेपर कोड आपका चेंज भी हो सकता है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, सिलेबस आपका सेम रहेगा। ठीक है। सभी विश्वविद्यालय के लिए है, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। चले, यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में पढ़ना है मुद्रा तथा मुद्रा का मूल्य यानी मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा का अर्थ क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, मुद्रा का वर्गीकरण क्या है, ग्रेसम का नियम आपको इसमें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, भर भर के ध्यान रखेंगे। ठीक है। पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या होती है, मौद्रिक मानक यानी नोट निर्गमन की धात्विक तथा कागजी प्रणाली यानी जो कागज के नोट बनाए जाते हैं और जो सिक्के बनाए जाते हैं, धातु के जो ढाले जाते हैं सिक्के, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको पढ़ना है नगद लेन देन तथा नगद संतुलन दृष्टिकोण। इसके बाद आपको केनेसियन दृष्टिकोण को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको भी मैं इसमें आपको बताते चलूँगा। आप लोग बुक में से पढ़ते रहेंगे, बाकी मैं आपको क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है। मुद्रा की आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी की परिभाषा क्या है, मुद्रा आपूर्ति के निर्धारक कौन कौन से हैं, उच्च शक्ति वाली मुद्रा तथा मुद्रा गुणक। इसमें भारतीय मुद्रा प्रणाली भी आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। क्लियर हो गया। चले, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक माने कमर्शियल बैंक। ठीक है। कमर्शियल बैंक का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कमर्शियल बैंकों के कार्य क्या होते हैं, साख का निर्माण किस प्रकार से होता है कमर्शियल बैंक में। ठीक है। उद्देश्य एवं सीमाएं, जो कमर्शियल बैंक है इसका उद्देश्य क्या है, इसकी सीमाएं कैसी हैं, बैंकों की दायित्व एवं संपत्ति। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जो कमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ है, राष्ट्रीयकरण के पश्चात यानी अच्छा ठीक है, राष्ट्रीयकरण के पश्चात वाणिज्यिक बैंक की प्रगति का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिक सुधार, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। चलिए, यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, टोटल आपके 8 यूनिट हैं। ठीक है। देखें, चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है एक केंद्रीय बैंक के कार्य। ठीक है ना, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का ऋण नियंत्रण के मात्रात्मक तथा गुणात्मक विधियां क्या हैं, बैंकिंग दर नीति क्या है, खुला बाजार संचालन, परिवर्तनीय कोष अनुपात तथा चयनात्मक विधियां पढ़ना है, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है और इसके कार्य क्या है भारत में। ठीक है ना। भारत के विशेष संदर्भ में मौद्रिक नीति के उद्देश्य एवं सीमाएं क्या हैं, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। ठीक है। क्लियर हो गया। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सार्वजनिक वित्त की प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है ना, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है। इसमें पढ़ना है सार्वजनिक वित्त का अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक वित्त की परिभाषा क्या होती है, इसका क्षेत्र क्या है। ठीक है। निजी तथा सार्वजनिक वित्त के मध्य अंतर, यानी जो आपका ठीक है, जो निजी वित्त है और जो सार्वजनिक वित्त है, इसके बीच में अंतर क्या है,
सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु, ठीक है, ये पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, ठीक है। बाजार विफलता, सरकार की भूमिका क्या होती है इसमें, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। क्लियर हो गया। चलें, यूनिट 6 में आपको पढ़ना है सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंड्यूर, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, सार्वजनिक जो व्यय है इसका सिद्धांत क्या है, ये आपको यूनिट 6 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत एवं प्रभाव, सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियां तथा भारत में सार्वजनिक व्यय के विकास के कारण क्या क्या रहे हैं, ये आपको यूनिट 6 में पढ़ना है। क्लियर हो गया। 7वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, कराधान। कराधान यानी टैक्सेशन। आप बहुत इसे पढ़े होंगे, ठीक है ना, मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में भी आप टैक्सेशन पढ़े थे और यहाँ पर आपको इसमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। कराधान में आपको क्या पढ़ना है, टैक्सेशन में सार्वजनिक राजस्व के स्रोत क्या हैं। कराधान यानी टैक्सेशन का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, टैक्स का जो कराधान है, जो टैक्सेशन है, इसके सिद्धांत क्या हैं, तथा करों का वर्गीकरण यानी जो टैक्स है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। कर भार यानी टैक्स का भार का विभाजन, ठीक है, टैक्स भार का विभाजन, लाभ एवं भुगतान करने की क्षमता, दृष्टिकोण। कराधान यानी टैक्सेशन और करापात, टैक्सेशन, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है करदान क्षमता यानी टैक्स दान करने की क्षमता, कराधान के प्रभाव, एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, ठीक है, ये आपको यूनिट 7 में पढ़ना है। क्लियर हो गया। यूनिट 8 में आपको पढ़ना है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना, फिस्कल पॉलिसी इसमें आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है राजकोषीय नीति का घटक क्या है, राजकोषीय नीति का साधन क्या है और राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है। विकसित तथा विकासशील देशों में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या होती है। भारत सरकार का जो बजट की संरचना है, ये राजकोषीय नीति किस प्रकार से उसमें काम करती है। राज्य बजट, राजस्व तथा व्यय के स्रोत इसमें होते हैं। भारत में प्रमुख कर सुधार, भारत में जो प्रमुख टैक्स में सुधार हुए हैं इसको आपको यूनिट 8 में पढ़ना है, ठीक है। भारत में राजकोषीय संघवाद, राजकोषीय संबंध में केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है इसको आपको पढ़ना है। संघीय राजकोषीय असंतुलन तथा वित्त आयोग की भूमिका क्या होती है। स्थानीय निकायों का वित्त किस प्रकार से होता है राजकोषीय नीति में, ये आपको यूनिट 8 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में प्रोवाइड कराएगा बीए सेमेस्टर वाला, ठीक है ना। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।